आज हम प्रसिद्ध एकांकीकार श्री भगवत चरण वर्मा द्वारा लिखित दो कलाकार एकांकी की आलोचना यहाँ प्रस्तुत करेंगे। द्रुत पाठ के अंतर्गत श्री भगवती चरण वर्मा का एकांकी दो कलाकार रखा गया है। वस्तुतः एकांकीकार श्री भगवती चरण वर्मा ने प्रस्तुत एकांकी की रचना में ऐसे दो चरित्रों का चयन किया है जिनमें से एक चरित्र कवि का है और दूसरा चरित्र चित्रकार का है। ये दोनों ही चरित्र इस एकांकी को पूर्ण बनाते हैं। अब हम प्रस्तुत एकांकी की आलोचना यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्री भगवती चरण वर्मा का नाम हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार के रूप में जाना जाता है। भगवती चरण वर्मा ने अनेक एकांकी लिखे हैं जिनमें उनके द्वारा रचित दो कलाकार एकांकी दिए गए शीर्षक के अनुरूप खरा उतरता है। वर्मा जी ने प्रस्तुत दो कलाकार एकांकी में ऐसे दो पात्रों को प्रमुख स्थान दिया है जिनमें एक पात्र चूड़ामणि कवि है तो दूसरा पात्र मार्तंड चित्रकार है। दोनों ही पात्र अपनी बुद्धि से चतुर तथा हाजिर जवाब हैं। एक तरह से दोनों ही पात्र कवि और चित्रकार होने के उपरांत भी वास्तव में कलाकार हैं जो अपनी बुद्धि कौशल से एकांकी में अपना जीवन यापन करने में सफल सिद्ध होते हैं। प्रस्तुत दो कलाकार एकांकी का परिदृश्य किराए के एक कमरे से प्रारंभ होता है जिसमें कवि चूड़ामणि और चित्रकार मार्तंड दोनों एक साथ रहते हैं। एकांकी के प्रारंभ में ही कवि चूड़ामणि अपनी कलम से सामने रखे रजिस्टर पर प्रकाशक परमानंद के संबंध में कुछ उक्तियाँ लिखता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर चित्रकार मार्तंड चित्र बनाता हुआ दिखाई देता है। एकांकी के प्रारंभ में ही चूड़ामणि का यह कथन कि आजकल किताबें बिकती नहीं हैं, फलस्वरूप उसके पास पैसा नहीं है, जबकि प्रकाशक परमानंद ने एक मोटर खरीदी है। मोटर खरीदने वाला प्रकाशक परमानंद चूड़ामणि को पुस्तक लिखवाने पर उसे पारिश्रमिक नहीं देता है। यही हाल चित्रकार मार्तंड का भी है जो लाला रामनाथ के पास रुपयों की जुगाड़ में तस्वीर बेचने जाता है, किंतु मार्तंड को जब खेद होता है तब लाला रामनाथ उसकी बनाई तस्वीर को केवल 7 रुपये में ख़रीदना चाहता है, जबकि चित्रकार मार्तंड उस तस्वीर को उसे 25 रुपये में बेचना चाहता है। चूड़ामणि कवि को जब प्रकाशक परमानंद से पैसे नहीं मिलते हैं तो वह परमानंद के घर से उसकी सोने की घड़ी उठा लाता है। इसी प्रकार जब चित्रकार मार्तंड के द्वारा बनाई तस्वीर को रईस लाला रामनाथ मार्तंड द्वारा चाहे गए 25 रुपये की कीमत में नहीं खरीदता है तो चित्रकार मार्तंड
लाला रामनाथ को भला बुरा कहता है, जिसके फलस्वरूप लाला रामनाथ अपने नौकर चाकरों को मार्तंड को पीटने के लिए बुलाता है। मार्तंड यह सोचकर कि लाला रामनाथ ने मारो मारो का आदेश अपने नौकरों को दिया है, इस पर कलाकार चित्रकार मार्तंड यह समझता है कि लाला रामनाथ ने मार्तंड को मारने का आदेश दिया है। फलस्वरूप मार्तंड लाला रामनाथ की नाक पर जोर का घूंसा मार देता है और इससे पहले कि लाला रामनाथ के आदमी चित्रकार मार्तंड पर हमला बोले, चित्रकार मार्तंड लाला रामनाथ के पिता की वह तस्वीर जो विलायत से बनकर आई थी लेकर झटपट अपने घर की ओर दौड़कर पहुंच जाता है। एकांकी का एक अन्य पात्र यानी जहां कवि चूड़ामणि और चित्रकार मार्तंड किराए से रह रहे होते हैं, उनके कमरों का मकान मालिक बुलाकी दास है, जो इन दोनों से अपने कमरे का 6 महीने का बकाया किराया वसूलने के लिए आता है। इसके उत्तर में चूड़ामणि और मार्तंड दोनों ही बड़ी नाटकीयता के साथ मकान मालिक बुलाकी दास के सामने पेश होते हैं और बताते हैं कि यह तो उनके कमरे का भाग्य है कि उसमें चूड़ामणि जैसा प्रसिद्ध कवि और मार्तंड जैसा प्रसिद्ध चित्रकार रहता है। अर्थात इन दोनों का किराए के मकान में रहने का अर्थ ही यह है कि उनका रहना किराया देने के बराबर है। इसी के साथ वे परमानंद के नाती के मुंडन के निमंत्रण पत्र पर मंगलाचरण की कविता लिखवाने तथा परमानंद के घर पूजा करने के लिए राधा कृष्ण की तस्वीर बनाने तथा परमानंद के छोटे लड़के के विवाह पर कवि सम्मेलन का आयोजन करवाने एवं जन्माष्टमी पर परमानंद के यहाँ स्थापित मंदिर की झांकी सजाने के हेतु उनके द्वारा किए गए श्रम को ही किराए के भुगतान का अर्थ देते हैं और इस तरह बुलाकी दास को समझाते हैं कि वे दोनों इस तरह अपने पर चढ़ाया हुआ 6 महीने का किराया अदा कर चुके हैं। जब मकान मालिक बुलाकी दास किराया का तकादा करने हेतु चूड़ामणि और मार्तंड के यहाँ उपस्थित था, उसी घड़ी में प्रकाशक परमानंद और रईस लाला रामनाथ दोनों भी वहीं आ पहुँचते हैं। प्रकाशक परमानंद कवि चूड़ामणि को रुपये देते हैं और उससे अपने सोने की घड़ी मांगते हैं। चूड़ामणि घड़ी उतार कर उनको देता है, लेकिन इसी बीच चूड़ामणि रजिस्टर पर परमानंद के लिए बुरे बुरे शब्द लिखता है। यह लीजिए अपनी घड़ी और यह शुरू हुआ परमानंद पुराण। उनकी बीवी मना रही है, जो जाए वह जल्दी रान। ऐसे अप्रीतिकर वाक्य को अपने प्रति सुनकर प्रकाशक परमानंद चूड़ामणि को घड़ी भी लौटा देता है। इसी प्रकार रईस लाला रामनाथ चित्रकार मार्तंड को 50 रुपये देता है और कहता है कि वह उसके पिताजी की तस्वीर उसे लौटा दे, परंतु लाला रामनाथ तस्वीर में झांक कर देखते हैं कि उसके पिता की तस्वीर में उसके पिता की नाक गायब है। तब वह चित्रकार मार्तंड को पिता की नाक ठीक करने के लिए कहता है।
मार्तंड उसके पिता की नाक ठीक करते हैं और लाला रामनाथ को चित्र लौटा देते हैं। प्रकाशक परमानंद और रईस लाला रामनाथ के चले जाने के बाद मकान मालिक बुलाकी दास उन दोनों की जेब में आए हुए रुपयों को देखकर उन दोनों से अपने मकान का किराया अदा करने की बात कहता है। तब जवाब में दोनों यह कहते हैं कि किराया तो हम लोग दे चुके हैं, अब आगे से जब चढ़ेगा तब ले लेना। लेकिन बुलाकी दास उनसे कहता है कि आगे किराया चढ़ने की नौबत न आएगी, आप लोग अभी यह मकान खाली कीजिए। इस पर चित्रकार मार्तंड कहता है कि बुलाकी दास, हम आपकी तस्वीर बनाकर प्रदर्शनी में भेजेंगे और आपकी तस्वीर में आपकी नाक का होना या न होना हमारे इस मकान में रहने या इस मकान से जाने पर निर्भर है। इसी प्रकार कवि चूड़ामणि कहता है कि अगर हम इस मकान से गए तो परमानंद पुराण को हम बुलाकी पुराण बना देंगे। इन जवाबों के बदले में बुलाकी दास दोनों को बदमाश होने की संज्ञा देकर यह कहता हुआ तेज़ी से बाहर निकल जाता है कि हम आप लोगों को समझ लेंगे। दो कलाकार एकांकी एक ऐसे प्रहसन के रूप में सामने आता है जो पाठकों को गुदगुदाता है। प्रस्तुत एकांकी में निहित चरित्रों की अभिनव क्षमता से इतना भरा पूरा है कि प्रस्तुत एकांकी का कथ्य पाठकों को सहज लुभाता है तथा बरबसी दो कलाकार एकांकी को मंचित करने की अभिलाषा पाठकों के मन में जाग उठती है। दो कलाकार एकांकी में पात्रों की भीड़ अधिक नहीं है, जिसकी वजह से यह एकांकी रंगमंच पर भली भांति सहजता व सुलभता के साथ मंचित किया जा सकता है। एकांकी की भाषा एकांकी में वर्णित पात्रों के चरित्र के अनुकूल गढ़ी गई है। एकांकीकार भगवती चरण वर्मा ने एकांकी में अपनी भाषा को क्लिष्ट होने से बचाया है, जिसके कारण एकांकी के पात्रों को अभिव्यक्ति की दृष्टि से कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। भला बताओ, 50 रुपए की तस्वीर के अगर कोई 25 तक दे तो भी वह बेची जा सकती है, लेकिन अब कोई यह कहे कि मैं 7 रुपए के ऊपर एक कौड़ी भी नहीं दे सकता, तब भला बतलाओ मैं क्या कर सकता था। संवाद की हम यहाँ व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। संदर्भ: प्रस्तुत संवाद श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित दो कलाकार एकांकी से उद्धृत किया गया है। दो कलाकार एकांकी रंगमंच की दृष्टि से सार्थक एकांकी है। प्रसंग: चित्रकार मार्तंड अपने द्वारा बनाई हुई तस्वीर को रईस लाला रामनाथ के पास बेचने के लिए जाता है, परंतु लाला रामनाथ चित्रकार मार्तंड द्वारा बनाए गए चित्र का वाजिब मूल्य नहीं देते। इस पर चित्रकार मार्तंड भड़क उठता है और लाला रामनाथ के घर से उनके पिता की विलायत से बनकर आई तस्वीर उठाकर अपने मकान में लौट आता है। व्याख्या: लाला रामनाथ के द्वारा चित्रकार मार्तंड के बनाए चित्र की
उचित कीमत नहीं मिलने पर लाला रामनाथ से कुपित हुआ चित्रकार मार्तंड अपने कमरे में अपने साथ रह रहे अपने मित्र कवि चूड़ामणि को बताता है कि लाला रामनाथ उसके चित्र का मूल्य केवल 7 रुपये लगाकर चित्र खरीदना चाहता है, जबकि मार्तंड अपने चित्र की कीमत 50 रुपये आंकते हुए भी केवल 25 रुपये निर्धारित कर 25 रुपये में लाला रामनाथ को चित्र बेचने की तैयार है। लेकिन लाला रामनाथ 7 रुपये से ऊपर एक कौड़ी भी ज़्यादा नहीं देने की बात करता है। इस प्रसंग को लेकर मार्तंड कवि चूड़ामणि से पूछता है कि ऐसे में भला बतलाओ मैं क्या कर सकता था। संकेत: प्रस्तुत कथ्य में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि चित्रकार सदियों से ही अपने चित्र का उचित पारिश्रमिक पाने में असमर्थ रहे हैं। इस तरह समाज द्वारा चित्रकारों का शोषण भी चित्रकारों की असहायता बढ़ाने में कारगर सिद्ध होता है। विशेष: प्रस्तुत एकांकी का संवाद सहज और सरल है। प्रस्तुत संवाद की भाषा सरल होने के बाद भी एक विशेष प्रकार की संवेदना को प्रकट करती है। अब हम इस एकांकी में निहित दूसरे संवाद की व्याख्या यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नहीं यार, मैंने तो उठने की तैयारी करते हुए सिर्फ इतना कहा, तुम चोर हो। और जब उसने सर उठाया तब मुझसे ना रहा गया और मैंने उससे कहा, तुम उठाईगीर हो। और जब उसने मेरी तरफ देखा तब मैं उससे इतना कहने का लालच न रोक सका और मैंने उससे कहा, तुम गिरहकट हो। संदर्भ: प्रस्तुत संवाद श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित 2 कलाकार एकांकी से उद्धृत किया गया है। 2 कलाकार एकांकी रंगमंच की दृष्टि से सार्थक एकांकी है। प्रसंग: चित्रकार मार्तंड जब लाला रामनाथ से यह सुनता है कि वह उसके बनाए चित्र को मात्र 7 रुपये में ही खरीदेगा, तब यह सुनकर चित्रकार मार्तंड की त्योरियां चढ़ जाती हैं और वह अपने कमरे में लौट आता है तथा लाला रामनाथ द्वारा लगाए गए चित्र की कीमत को वह अपने मित्र कवि चूड़ामणि को बताता है। इस पर चूड़ामणि चित्रकार मार्तंड को कहता है कि तुम्हारे चित्र की इतनी कम कीमत लगाने पर तुमने लाला रामनाथ को कोई तीखा जवाब नहीं दिया। तब बदले में मार्तंड कहता है कि वह लाला रामनाथ को बहु तेरा सुना कर लौटा है। व्याख्या: मित्र कवि चूड़ामणि द्वारा यह पूछने पर कि तुम लाला रामनाथ के घर से बुद्धू की तरह लौट आए हो, तब इस पर मार्तंड जवाब देता है कि नहीं यार, वह वैसे ही लौट कर नहीं आया है, लेकिन लाला रामनाथ के घर से अपने उठने की तैयारी करते हुए उसने लाला रामनाथ से कहा कि वह चोर है। इसके बदले में जब लाला रामनाथ ने अपना सिर उठाकर उसे देखा तब उसने उनसे कहा कि तुम उठाईगीर भी हो। यह सुनकर लाला रामनाथ ने जब फिर उसको देखा तब उसने लाला रामनाथ की ओर उठाईगीर जैसे को विशेषणों से आगे बढ़कर कहा कि लाला रामनाथ गिरहकट भी है। इस तरह लाला रामनाथ को
भला बुरा सुनाकर वह कमरे में लौटा है। संकेत: लाला रामनाथ रईस होने के बाद भी जब चित्रकार मार्तंड द्वारा बनाई गई तस्वीर का मुँह मांगा मूल्य नहीं चुकाते, तब ऐसे में चित्रकार मार्तंड का क्रोधित होना स्वाभाविक है। मार्तंड का यह क्रोध रईस लाला रामनाथ के माध्यम से चित्र के शौकीनों तक पहुंचता है, इस अर्थ में कि चित्रों के शौकीन होने पर तथा रईस होने पर भी यदि लाला रामनाथ जैसे रईसजादे चित्र नहीं खरीदते हैं तो इससे समाज की गिरावट का पता चलता है। क्योंकि यदि समाज में कोई चित्रकार अपने चित्रों का उचित मूल्य नहीं पाते हैं या चित्र न बेच पाने की स्थिति में भूखे रहते हैं, तो ऐसे में यह बात समाज के लिए तौहीन की बात है। प्रस्तुत एकांकी का यह संवाद कलाकार चित्रकार की परवशता को प्रदर्शित करने वाला संवाद है। कोई चित्रकार कितनी मुश्किल से तथा लगन से कोई चित्र तैयार करता है, लेकिन उसकी सही कीमत उसे प्राप्त नहीं होती तो वह कितना दुखी हो जाता है। ऐसे भावविह्वल क्षणों को परिभाषित करने में एकांकीकार भगवती चरण वर्मा ने संवेदनापूरित भाषा को दो कलाकार एकांकी की अभिरचना में सहयोगी बनाया है। दो कलाकार एकांकी में कवि चूड़ामणि और चित्रकार मार्तंड नामक ऐसे दो चरित्र हैं जो सृजनकार से अधिक कलाकार जान पड़ते हैं। अपने हिसाब से अपने पक्ष में अपनी बातों को मनवाने का दांव खेलना ही इन चरित्रों की प्रमुख विशेषता है। एकांकी में वर्णित अन्य पात्रों को ये दोनों कलाकार अपनी बुद्धि कौशल से परास्त करते मिलते हैं। दो कलाकार एकांकी की रचना हास्य व्यंग्य को आधार बनाकर ही की गई है। एकांकी में प्रयुक्त पात्र अविश्वसनीय लगते हैं तथा बात का बतंगड़ बनाते हुए अपना काम चलाते हैं। पात्रों की वैचारिकता ही प्रस्तुत एकांकी में व्यंग्य विनोद के स्वरूप को उपस्थित करती है। दो कलाकार एकांकी भाषा सरल एवं सुबोध है। एकांकी में प्रस्तुत पात्रों के चरित्रों के अनुसार ही भाषा का गठन हुआ है। भाषा में चुटिलापन तथा व्यंग को मुखर करने के अद्भुत शिल्प प्रयोग हुए हैं। इस प्रकार दो कलाकार एकांकी में भाषा का स्वरूप व्यंग्य के चुटकिलेपन के कारण एकांकी को प्रभावशील बना देता है। फलस्वरूप एकांकी के दर्शक और पाठक दोनों ही वर्ग एकांकी से सहज में तादात्म्य प्राप्त कर लेते हैं।